नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश में आयुष शिक्षा अब हाईटेक होने जा रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 17 आयुर्वेद और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों में 51 स्मार्ट क्लासरूम विकसित करने का फैसला किया है। इन क्लासरूम में इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, आधुनिक ऑडियो वीडियो सिस्टम और डिजिटल लर्निंग टूल्स लगाए जाएंगे। छात्रों को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ऑनलाइन लेक्चर, असाइनमेंट और डिजिटल स्टडी मटेरियल की सुविधा मिलेगी। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर समेत कई जिलों के कॉलेजों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य आयुष शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़कर छात्रों को वैश्विक स्तर की पढ़ाई उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश में सरकार अब गांव-गांव गोपैथी सेंटर खोलने की तैयारी में है। इस योजना के तहत पंचगव्य आधारित चिकित्सा को आयुष और वैज्ञानिक शोध से जोड़कर नई पहचान दी जाएगी। दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर से बने उत्पादों को मधुमेह, माइग्रेन, लकवा और त्वचा रोग जैसी बीमारियों में सहायक उपचार के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश की गौशालाओं को जैविक कृषि और पंचगव्य उत्पाद निर्माण के केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। सरकार पंचगव्य उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए मजबूत सप्लाई चेन भी तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश में सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण अभियान को तेज कर दिया है। इस अभियान के तहत मठों, मंदिरों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहों में सुरक्षित दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों को स्कैन कर डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। वाराणसी, अयोध्या और रामपुर में सबसे अधिक प्राचीन पांडुलिपियां मिली हैं। विशेष सर्वे टीम गांव-गांव जाकर ऐतिहासिक दस्तावेज खोज रही है। धर्म, आयुर्वेद, ज्योतिष, साहित्य और इतिहास से जुड़ी इस ज्ञान संपदा के डिजिटलीकरण से देश विदेश के शोधार्थियों को बड़ा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव अब धरातल पर उतरने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने GBC 5.0 की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को हर जिले में निवेश सुनिश्चित करने और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के निर्देश दिए। सरकार डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। लखनऊ में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश रक्षा और FDI कॉन्क्लेव 2026 के जरिए वैश्विक निवेशों को जोड़ने की तैयारी है। जापान, सिंगापुर, जर्मनी और UAE समेत कई देशों से बड़े निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे यूपी राष्ट्रीय औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब DA 58% से बढ़कर 60% हो गया है। ये फैसला 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा और इसका लाभ जून से मिलने वाली सैलरी और पेंशन में दिखाई देगा। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इस निर्णय से करीब 16 लाख कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण तय करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। उसको आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। 5 सदस्यीय आयोग पंचायतों में OBC आरक्षण की वर्तमान सामाजिक स्थिति और प्रभाव का अध्ययन कर 6 माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। आयोग में सेवानिवृत्त न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया है। इससे पहले भी राम अवतार सिंह नगर निकाय चुनावों में OBC आरक्षण तय करने वाले आयोग का नेतृत्व कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि विभागीय लापरवाही और ठेकेदारों की गलतियों की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों पर नहीं डाली जा सकती। वर्ष 2026 से 2027 की कार्ययोजना समीक्षा बैठक में CM ने गुणवत्ता और समयबद्ध विकास कार्यों पर जोर दिया। उन्होंने हर परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने और जिलों से 1 सप्ताह में प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने हर ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय में हेलीपैड बनाने की बात कही। साथ ही ग्रामीण सड़कों में तारकोल की जगह CC रोड और नई तकनीक अपनाने पर जोर दिया। सुल्तानपुर के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में नया कानूनी मोड़ आया। भाजपा नेता की ओर से निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की गई। यह याचिका उस आदेश के खिलाफ दायर की गई जिसमें साक्ष्य के लिए सैंपल लेने की मांग खारिज कर दी गई थी। ADJ पंचम की अदालत ने सुनवाई के लिए 30 मई 2026 की तारीख तय की है। वहीं मूल मानहानि केस की अगली सुनवाई 17 जून को MP MLA कोर्ट में होगी। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी तेज हो गई है और नेतृत्व में पार्टी जल्द नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कई क्षेत्रीय अध्यक्षों और महामंत्रियों की छुट्टी हो सकती है।
जबकि नए चेहरों को मौका मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष लगातार दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं संग बैठकों में जुटे हैं। 22 मई को होने वाली अहम बैठक में यूपी बीजेपी संगठन को लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और बसपा के संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। हालांकि पहली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस अब भी तालमेल की उम्मीद लगाए हुए है। कांग्रेस नेता और मायावती से मिलने पहुंचे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। अब 24 मई को होने वाली बसपा की राज्य स्तरीय बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं, जहां मायावती गठबंधन और संगठनात्मक बदलावों पर बड़ा फैसला ले सकती है। लखनऊ में आयोजित की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में मुस्लिम पर्सनल लॉ और अदालतों के हालिया फैसलों पर चर्चा हुई। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि कुछ न्यायिक फैसलों में मुसलमानों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाई देता है। उन्होंने इस्लामी शरीयत और कानूनी जागरूकता बनाने पर जोर दिया। कार्यशाला में 4 निकाह को लेकर भी बयान दिया गया, जिसमें कहा गया है कि इस्लाम में 4 शादियों की अनुमति है। वक्ताओं ने सोशल मीडिया पर शरीयत को लेकर फैल रही भ्रामक जानकारियों पर भी चिंता जताई। उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। राज्य में लगातार 7वें साल बिजली दरें न बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। विद्युत नियामक आयोग की बैठक में उपभोक्ता परिषद ने बिजली कंपनियों के घाटे के दावों का विरोध करते हुए कहा कि कंपनियों के पास 51,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड मौजूद है। वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर साफ किया गया कि इसका कोई खर्च उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाएगा। बैठक में 24 घंटे बिजली आपूर्ति, टीओडी टैरिफ और नोएडा में बिजली छूट जारी रखने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अंतिम फैसला जून के दूसरे सप्ताह तक आने की उम्मीद है। कैराना से सांसद और एडीएम संतोष बहादुर सिंह के बीच विवाद एक बार फिर चर्चा में है। लोकसभा सचिवालय ने शासन की ओर से भेजी गई जांच रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए अधिक स्पष्ट और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मामला 1 जुलाई 2025 का है, जब इकरा हसन नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन के साथ एडीएम कार्यालय पहुंची थी। आरोप है कि बातचीत के दौरान एडीएम ने जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। विवाद के बाद मंडलायुक्त स्तर से जांच कर रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी, लेकिन अब मामले में दोबारा विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सुल्तानपुर के कुड़वार स्थित महाकाल मंदिर में आयोजित गविष्टि यात्रा कार्यक्रम में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए गाय, वेद और ब्राह्मण की सुरक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने गौ संरक्षण को लेकर बड़े कानून बनाने की मांग की है और कहा कि वर्तमान में गौ सेवा के नाम पर केवल दिखावा हो रहा है। शंकराचार्य ने बताया कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से उनकी यात्रा जारी है, जिसका समापन 24 जुलाई को लखनऊ में होगा। कार्यक्रम में साध्वी जगदम्बा और देवेंद्र पांडे ने भी सभा को संबोधित किया। और 22 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत और नोएडा समेत कई जिलों में तेज आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के कुछ इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज में गर्मी बनी रह सकती है, जहां तापमान 42 से 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। बारिश और बादलों की वजह से पश्चिमी यूपी के लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।